हेलो स्टूडेंट्स, मैं परिणीता क्लासेस से आपकी केमिस्ट्री की मेंटर परिणीता सक्सेना। बच्चों, आज जो आप वीडियो लेक्चर देख रहे हैं ये अब आप सिर्फ ऐप में ही देख पाएंगे और अब से ये वीडियो लेक्चर्स आपके लिए यूट्यूब पर पब्लिकली ओपन नहीं रहेंगे। तो आप जो भी अब नए वीडियो लेक्चर्स होंगे सिर्फ ऐप के ज़रिए देख पाएंगे। बच्चों लॉकडाउन के बाद हमारी फिजिकल क्लासेस पहले जैसे स्टार्ट हो जाएंगी और ऐप पर हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी चलती रहेंगी साथ के साथ। अब बच्चों, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से एक बहुत अच्छा चैप्टर है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड ऑर्गेनोमेटेलिक्स। तो इस साल के सिलेबस में आपके जो इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स हैं उसमें से एक बहुत अच्छा चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आपको याद होगा बच्चों कि जब भी 11th में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आते थे, जब हम कोई एग्जाम्पल लेते थे तो हम आपसे कहते थे कि ये 12th में चैप्टर है और जब ये 12th में होगा तो हम आपको बहुत डिस्क्रिप्शन में इसके बारे में बताएंगे। तो आज हम इसी चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। सबसे पहले बच्चों, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आप जो चीज़ पढ़ेंगे वो है डबल सॉल्ट, coordination compounds and organometallics. This is the heading of new chapter. अब आप इस चैप्टर में सबसे पहले बच्चों पढ़ेंगे डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट जो कंपाउंड्स हैं ये मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स होते हैं या एडिशन कंपाउंड्स होते हैं जिनमें दो डिफरेंट सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं और जब भी इस कंपाउंड को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं ये कंपाउंड्स अपनी आइडेंटिटी वाटर में लूज कर देते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि दीज आर एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स मेड अप ऑफ टू डिफरेंट सैचुरेटेड कंपाउंड्स विच लूज देयर आइडेंटिटी इन द एक्वस सॉल्यूशन। अब सपोज करिए बच्चों यहाँ पर आपके लिए एक डबल सॉल्ट हम लेते हैं FeSO4.NH4 होल ट्वाइस SO4.6H2O। इस कंपाउंड को हम डबल सॉल्ट कहते हैं और ये हमारा मोहर सॉल्ट के नाम से जाना जाता है। ये जो कंपाउंड है आप यहाँ देखिए क्लियरली आपको दिख रहा है कि इट इज मेड अप ऑफ टू डिफरेंट कंपाउंड्स, है कि नहीं। FeSO4 एक कंपाउंड है और NH4 होल ट्वाइस एक NH4 होल ट्वाइस SO4 दूसरा कंपाउंड है। अब इसी तरीके से आपके पास पोटाश एलम, एलम फिटकरी, पोटाश एलम इज K2SO4.Al2SO4 होल थ्राइस .24H2O। बच्चों ये जो दोनों कंपाउंड्स हैं ये डबल सॉल्ट है और इनकी खासियत ये है कि ये दो अलग कंपाउंड से मिलकर बने हुए हैं और ये दो अलग से कंपाउंड्स नेचर में एग्जिस्ट करते हैं अपने अकेले फॉर्म में। तो ये सैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं और जब ये मिक्स हो गए तो इन्होंने एक डबल सॉल्ट बनाया। अब जैसे ही आप इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं और आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। आयंस में कैसे, जैसे सपोज आपके पास ये मोहर सॉल्ट है, अगर आप इसे वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो FeSO4 विल बी कन्वर्टेड एज Fe2 पॉजिटिव आयन, SO4 2 नेगेटिव आयन, NH4 आपके पास दो है तो NH4 पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव एंड 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आप एज इट इज रहने दीजिए क्योंकि वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। बच्चों ये देखिए 6 वाटर को आप यहाँ आयंस में ब्रेक मत करिएगा, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, इसे एज इट इज रहने दीजिए। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि मॉलिक्यूल जो था हमारा, जो एडिशन कंपाउंड था उसकी आइडेंटिटी अब वैसी नहीं है सॉल्यूशन में जैसे वो पहले था। अब इसमें एक खास बात और है, जैसे अगर हम एनालिटिकल केमिस्ट्री पढ़ते हैं जिसमें हम रेडिकल्स का टेस्ट करते हैं केमिस्ट्री की लैब में, तो इस सॉल्ट को जब आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ईच एंड एवरी आयन ऑफ द कंपाउंड विल गिव रेडिकल टेस्ट। मतलब आप Fe2 पॉजिटिव का टेस्ट लगा सकते हैं, SO4 2 नेगेटिव का टेस्ट लगा सकते हैं कि सॉल्ट में ये है कि नहीं। तो हर एक आयन जो है वो एनालिटिकल केमिस्ट्री में, जिसको हम क्वालिटेटिव एनालिसिस कहते हैं, बेसिक और एसिडिक रेडिकल्स का टेस्ट, वो ये टेस्ट सारे आयंस देंगे।
अच्छा, अब आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि मोहर सॉल्ट को जब आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हाउ मेनी आयंस विल यू गेट आफ्टर डिसॉल्विंग दिस कंपाउंड इन वाटर। तो आप यहाँ कैलकुलेट करिए, देखिए एक Fe2 पॉजिटिव है, एक SO4 2 नेगेटिव है, दो आपके NH4 पॉजिटिव है और एक SO4 2 नेगेटिव है। तो टोटल नंबर ऑफ आयंस आपके पास हो गए 2 + 1 3 और ये 4 और ये 5। तो देयर आर टोटल 5 आयंस इन द सॉल्यूशन। तो दिस इज ऑल अबाउट डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट के लिए मैंने आपको बता दी डेफिनेशन, मैंने आपको बता दिया कि ये जो मॉलिक्यूल है ये वाटर में अपनी आइडेंटिटी जो है लॉस कर देता है। हर एक आयन पॉजिटिव रेडिकल टेस्ट देता है अगर आप एनालिटिकल केमिस्ट्री करते हैं, और आपको नंबर ऑफ आयंस कैलकुलेट करना सिखाया। नाउ दिस डबल सॉल्ट इज कंपेयर्ड विद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो लेट्स सी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। दिस इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ऐसे ही लिखते हैं ना, स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करते हैं, और ये हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। एक और एग्जांपल लेते हैं आपके लिए। सपोज ये मॉलिक्यूल, अब देखिए आप किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो है जो भी मॉलिक्यूल होता है वो वाटर में अपनी आइडेंटिटी कंप्लीटली लूज नहीं करता है। ये जो कंपाउंड है दिस इज ऑल्सो एडिशन कंपाउंड, यहाँ पर डिफरेंट चीज़ों से ये मिलके बना हुआ है, बट देयर इज नो कंप्लीट आयोनाइजेशन ऑफ द मॉलिक्यूल इन वाटर। अब ये अपनी आइडेंटिटी पूरी लूज नहीं कर रहे हैं वाटर में, हर एक आयन जो है पानी में बाहर नहीं आ रहा है, तो हर एक आयन का जो पॉजिटिव रेडिकल टेस्ट है वो सॉल्यूशन में आपको नहीं मिलेगा। जैसे सपोज करें ये नीचे वाला कंपाउंड है हमारे पास, तो इस कंपाउंड में दो डिफरेंट चीज़ें हैं, ये जिनसे बना हुआ है, इसके दो कंस्टिट्यूएंट्स हैं, एक है NiCl2 और अमोनिया से ये मिलकर बना हुआ है। तो ये NiCl2 की प्रॉपर्टीज अलग होती हैं, अमोनिया की प्रॉपर्टीज अलग होती हैं, लेकिन जब ये कंबाइन होकर ये कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना रहे हैं तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड विल बी टोटली डिफरेंट फ्रॉम द कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड। लेकिन अगर डबल सॉल्ट से तुलना करें तो डबल सॉल्ट्स के अंदर जो भी दो एडिशन कंपाउंड्स जुड़े हुए हैं इनकी आप कह सकते हैं प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती हैं, इनकी प्रॉपर्टीज जैसे अलग से होंगी इनकी प्रॉपर्टी इस कंपाउंड में भी, इस डबल सॉल्ट में भी वो शो होंगी। लेकिन हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिन कंस्टिट्यूएंट से बना होता है, द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स विल बी डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ द coordination compound, and this compound is not completely ionizable in the solution. Each and every ion of the compound will not give positive radical test in the analytical chemistry. ये आपको ध्यान रखना है। अब आप देखिए आपके पास एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और इस कंपाउंड को सपोज ऊपर वाला जो कंपाउंड लिखा है इसको पानी में डिसॉल्व करते हैं। तो बच्चों यहाँ आप देखिए इस तरीके से ये आयोनाइजेशन हो जाएगा। देयर विल बी टू डिफरेंट आयंस, एक तो SO4 2 नेगेटिव अलग हो गया, और आपको यहाँ बहुत अच्छी रेडॉक्स केमिस्ट्री भी समझ में आती है। तो इसके ऊपर अगर 2 नेगेटिव है तो यहाँ 2 पॉजिटिव लगेगा। एक आयन तो पूरा ये बन गया, इसको बच्चों पूरा एक आयन आप डेजिग्नेट करेंगे तो ये एक आयन हो गया और एक हो गया सल्फेट। तो टोटल आयंस जो है यहाँ पर सिर्फ 2 हैं, जबकि ऊपर आपके कंपाउंड में टोटल आयंस जो थे वो 5 थे। तो ये डिफरेंस हो गया यहाँ पर आपके डबल सॉल्ट में और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। बच्चों सारे कंपाउंड्स जो भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दिए होते हैं एग्जाम्पल की फॉर्म में, अगर आपसे नंबर ऑफ आयंस पूछें तो आप जल्दी जल्दी जो है कैलकुलेट करके बता सकते हैं। जैसे सपोज करें हमारे पास ये है डबल सॉल्ट K2SO4 पोटैश एलम है ना, K2SO4.Al2SO4 होल थ्राइस .24H2O। तो 24H2O का कुछ नहीं करना है, 2K पॉजिटिव है कि नहीं, 2 आयंस K के, एक सल्फेट का, 2 एल्यूमिनियम का, 3 सल्फेट का, तो टोटल कितने हो गए 8 है ना। टोटल आयंस विल बी 8। इस तरीके से आप जल्दी से कैलकुलेट करके बता सकते हैं। नीचे देखिए यहाँ पर NiNH3 होल 4 और Cl2। अब इसके कितने आयंस बनेंगे, तो इसके आयंस बनेंगे बच्चों एक ये पूरा कॉम्प्लेक्स, इसके ऊपर चार्ज लगाना है, और Cl 2 है तो 2 Cl नेगेटिव अलग होंगे। मैं आपके लिए जानबूझ के नहीं लिख रही हूँ ताकि आप भी अपना दिमाग चलाएं। 2 Cl नेगेटिव और एक पूरा ये
तो 3 आयंस यहाँ पर टोटल बनेंगे। तो दीज आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड डबल सॉल्ट्स, और हमने इनके थोड़े से डिफरेंसेस आपके साथ डिस्कस किए। आप जो मैंने सिखाया उसको एक पार्टीशन करके डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखिएगा और डिफरेंसेस अपने आप लिखिएगा। क्लियर। अब चलते हैं हम लोग, डबल सॉल्ट्स हो गया हमारा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पे, क्योंकि चैप्टर जो है इज ऑल अबाउट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो हम लोग अब डिस्क्रिप्शन में चलेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के। चैप्टर बहुत इजी है और ये चैप्टर बहुत स्कोरिंग है। जैसे कुछ चैप्टर्स होते हैं सिलेबस में, उन चैप्टर्स में अपन विश्वास के साथ कह सकते हैं कि ये चैप्टर में हम कुछ भी गलत नहीं करेंगे। तो आपको मैं ऐसे ही इन जनरल बता दूं कि आपके 12th के सिलेबस में एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसमें आपको गलती बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक सरफेस केमिस्ट्री है, उसमें बिल्कुल गलती नहीं होती। एक होता है आपका पॉलीमर्स, सिंथेटिक एंड नेचुरल पॉलीमर्स, वो बिल्कुल पूरे मार्क्स दिलवाता है अगर आपने अच्छे से पढ़ा है एक भी बार। और इसी तरीके से 2-3 चैप्टर और है जिसमें अपन को कॉन्फिडेंस होता है कि ये तो चैप्टर मैं निकाल ही दूंगा, तो उनमें से एक चैप्टर ये भी है। बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ देखिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में सबसे पहले आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दें। आपने एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सपोज लिखा है ये, क्लियर। इसमें आपको एक स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है कि नहीं? इस स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर का जो भी एरिया होता है, जैसे यहाँ कभी कुछ लिखा होता है, यहाँ भी कुछ लिखा होता है, तो एरिया जो है स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर का जो रहता है उसे हम आयोनाइजेशन स्फीयर कहते हैं। तो दिस इज आयोनाइजेशन स्फीयर। अच्छा, ये आपका जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, जो स्क्वायर ब्रैकेट है, इसके अंदर का जो एरिया होता है दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब आयोनाइजेशन स्फीयर क्यों कहते हैं इसको, वो ध्यान से देखिए। सपोज करिए आपके पास एक मॉलिक्यूल है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है K3FeCN6, इसको हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ये किस तरीके से टूटेगा? 3K पॉजिटिव। अब तो सारे बच्चों को आ गया होगा, 3K पॉजिटिव FeCN6, और जब इसके ऊपर 3 पॉजिटिव है तो नो डाउट इसके ऊपर 3 नेगेटिव लगेगा। तो आप देखिए यहाँ पर जो आयोनाइजेशन स्फीयर के बाहर चीज लिखी हुई थी वो आयोनाइज हुई कि नहीं हुई? इसी तरीके से अगर आपका ऊपर वाला कंपाउंड है उसमें Cl3 बाहर लिखा हुआ है, इसको अगर अपन आयोनाइज करें तो आप देखिए ये इस तरीके से आयोनाइज हो जाएगा। ये देखिए, यानी कि the species which are written in the ionization sphere actually get ionized when it is dissolved in aqueous solution. Clear? तो ये हमारा आयोनाइजेशन स्फीयर हो गया। अच्छा, ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर का एरिया होता है। तो ये आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं कि द एरिया आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन स्फीयर बिकॉज द स्पीशीज प्रेजेंट इन दिस स्फीयर गेट आयोनाइज्ड व्हेन इट इज डिसॉल्व्ड इन द वाटर। और वहीं पर आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है वो उसको बता सकते हैं इट इज द एरिया इन द स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, अब आगे चलते हैं। किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में यहाँ आप जो देख रहे हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर का एरिया, उसमें एक मेटल जरूर होता है बच्चों, एक मेटल आपको जरूर दिखेगा। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है आयरन और यहाँ आपको दिख रहा है कोबाल्ट, तो इसे हम कहते हैं सेंट्रल मेटल, या इसे हम सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम या आयन, सेंट्रल मेटल आयन कहते हैं। सेंट्रल मेटल एटम कब कहना है और सेंट्रल मेटल आयन कब कहना है और ये कहना क्यों है? तो आप देख लीजिए, अगर आपके मेटल के ऊपर कोई चार्ज हो रहा है, कोई चार्ज कैरी कर रहा है, तो आपको बोलना होगा सेंट्रल मेटल आयन। और अगर कभी आपके मेटल के ऊपर जीरो चार्ज है, मतलब वो न्यूट्रल है, तो आपको सिंपली कहना है सेंट्रल मेटल एटम। क्लियर? ये आपको क्लियर हो गया। तो जब भी आपसे बोलने में, समझाने में टीचर या कोई दूसरा कहेगा कि सेंट्रल मेटल आयन, तो आप समझ जाएंगे कि जो मेटल है उसके ऊपर चार्ज कैरी है। अच्छा, अब एक तो हो गया सेंट्रल मेटल एटम या आयन, यहाँ पर भी वो
कोबाल्ट है। इसके अलावा जो भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर चीज़ होती है, जैसे यहाँ पर अमोनिया के 6 मॉलिक्यूल हैं और यहाँ साइनाइड के 6 मॉलिक्यूल हैं, तो एक्सेप्ट मेटल देयर आर लिगेंड्स प्रेजेंट इन द स्क्वायर ब्रैकेट। यानी मेटल को छोड़कर जो बाकी चीज़ रहती है उसे हम लिगेंड्स कहेंगे, लिगेंड्स। क्लियर? यहाँ पर 6 लिगेंड्स हैं, यहाँ पर अमोनिया 6 है, ये भी लिगेंड्स हैं। तो हमने जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिया उसमें 2 चीज़ें हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर देखी। एक था सेंट्रल मेटल एटम या आयन और दूसरे थे लिगेंड्स। ये जो सेंट्रल मेटल एटम होते हैं या आयंस होते हैं बच्चों, ये हमारे ट्रांजिशन सीरीज, आपको पता है, आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा है, आपको पता है कि आपके बिल्कुल ऑन द लेफ्ट जो है वो s ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, ऑन द राइट p ब्लॉक एलिमेंट्स आर प्रेजेंट एंड इन बिटवीन s एंड p ब्लॉक एलिमेंट्स देयर आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो आप ध्यान दीजिएगा कि हमेशा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में ट्रांजिशन मेटल्स बीच में प्रेजेंट रहते हैं, लाइक क्रोमियम, आयरन, मैग्नीज, जिंक, आपको ये एलिमेंट्स मिलेंगे। जब आप ट्रांजिशन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे, इस साल आपके सिलेबस में है, तो आपको पता चलेगा कि ट्रांजिशन मेटल ही क्यों कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स बनाते हैं। तो वहां अपन तब डिस्कस करेंगे। यहाँ अभी छोटा सा आपको बता दिया कि यहाँ पे आपको मेटल कौन सा मिलेगा। अब आप देखिए कि बाहर जो मेटल प्रेजेंट रहते हैं वो कोई भी हो सकते हैं, मे बी मरकरी, मे बी पोटेशियम, सोडियम, वो कोई भी हो सकते हैं। अब आते हैं हम लोग, ये हमने एक जनरल इंट्रोडक्शन दिया आपके लिए। अब आते हैं अपन बच्चों टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में 3 तरीके के कंपाउंड्स होते हैं, तो हम यहाँ उसे नोट कर लेते हैं। देखिए, आपके पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो है वो 3 कैटेगरी में डिवाइडेड हैं। पहले आप कह सकते हैं कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस। ये जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स होते हैं दे आर आल्सो नोन एज कॉम्प्लेक्सेस। तो यहाँ सबसे पहले अपन लिख देते हैं कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस। नेक्स्ट एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस, एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस। और तीसरे न्यूट्रल। कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स को कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं एंड कॉम्प्लेक्सेस आर ऑफ 3 टाइप्स, कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस, एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस एंड न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस। बच्चों टेम्परेचर जो है 45-46 चल रहा है बाहर का, क्लास में भी उससे थोड़ा सा ही कम होगा। पंखा नहीं चल रहा है, एसी नहीं चल रहा है, बिना उसके आप क्लासेस में, यहाँ मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ आपके लिए, तो थोड़ी गर्मी है। चलिए स्टार्ट करते हैं कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस। कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस में जब भी आपके किसी कॉम्प्लेक्स के ऊपर, जैसे सपोज करें हमने यहाँ लिख दिया Fe, कोई दूसरा कंपाउंड लेते हैं, चलिए NiCl4 2 नेगेटिव, जैसे ये 2 नेगेटिव वाला एक कॉम्प्लेक्स मैंने लिखा। मैं सबको एक साथ ही समझा दे रही हूँ, तीनों आप समझ जाएंगे। एक दूसरा कंपाउंड मैंने लिखा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ये, और एक मैंने तीसरा कंपाउंड लिखा ये। मैंने तीनों एग्जाम्पल एक साथ आपके लिए लिख दिए। देखिए ये जो पहला कंपाउंड है इसमें पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर आपको एक नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, यानी कॉम्प्लेक्स जो है इट कैरीज नेगेटिव चार्ज, तो ये हो गया एनायनिक कॉम्प्लेक्स। क्लियर? ये जो दूसरा कंपाउंड है इसके ऊपर आप पॉजिटिव चार्ज देख रहे हैं, तो पॉजिटिव तो कैटायंस के लिए होता है, तो दिस इज कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। और अगर आपको किसी कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज कैरी होता हुआ नहीं दिख रहा है तो इट इज न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। ये इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, इस पर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करेंगे, आपको समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग लिगेंड्स के ऊपर। लिगेंड्स के ऊपर हमें डिस्कशन करना है। देखिए किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मेटल के अलावा जो भी चीज़ प्रेजेंट रहती है इट इज कॉल्ड लिगेंड। अब लिगेंड जो है, सपोज करें हमारे पास एक कंपाउंड है। अब इस कंपाउंड में आपको निकेल दिख रहा है और Cl4 दिख रहे हैं, यानी आपके जो
लिगेंड हैं वो Cl नेगेटिव है। यहाँ पर आपके पास निकिल के साथ 4 Cl नेगेटिव आयंस हैं और ये आपके लिगेंड जैसा बिहेव कर रहे हैं। तो जो मेटल होता है वो लिगेंड्स के साथ कैसे अटैच होता है ना, वो हमें समझना है। लेकिन उससे पहले आपको हम समझाएंगे कि लिगेंड ये जो Cl है वो है कैसा। देखिए, आपको भी पता है कि ये जो HCl होता है इसमें Cl के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। थोड़ा हमें आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से निकाल के आपको बॉन्डिंग वाले चैप्टर पे ले जाना पड़ेगा क्लास 11th में। तो यहाँ HCl में आपको मालूम है कि Cl के आउटर मोस्ट शेल में देयर आर 7 इलेक्ट्रॉन्स एंड अकॉर्डिंग टू लुईस डॉट स्ट्रक्चर इट इज हैविंग ओनली 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड 3 लोन पेयर्स आर देयर। तो ये आपको दिख रहा है। अब आपको पता है कि बीइंग हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, क्लोरीन विल अट्रैक्ट द बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ एंड बाय दिस हाइड्रोजन विल बिकम H पॉजिटिव एंड Cl विल बिकम Cl नेगेटिव। ऐसा ही होता है ना। अब ये जो Cl ने ये वाला बॉन्डेड पेयर अपनी तरफ खींच लिया तो बाकी पहले से उसके पास देख लीजिए जरा, लोन पेयर्स तो थे ही। सारे बच्चों को पता है। अब चैप्टर पे आ जाते हैं, अपन जंप करते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम, है ना। आयनिक इक्विलिब्रियम में हमने पढ़ा था कि दोज स्पीशीज विच हैव कंप्लीट ऑक्टेट इन देयर स्ट्रक्चर कैन डोनेट अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दीज कैन एक्ट एज क्या, लेविस बेस की लेविस एसिड क्या होते हैं, दीज आर एक्चुअली लेविस एसिड। दोज स्पीशीज विच हैव complete octet which have lone pairs in their structure can easily donate the lone pairs and can behave as Lewis bases। याद आया कुछ? तो हमने आपको देखिए चैप्टर्स लिंक कर दिया आपके लिए। केमिकल बॉन्डिंग भी लग रहा है, आयनिक इक्विलिब्रियम भी लग रहा है। इसीलिए बोलते हैं कि 11th का बेसिक अच्छा होगा तो आप 12th अच्छा कर पाओगे। अब ये आपका हो गया Cl नेगेटिव। ये Cl नेगेटिव ध्यान दीजिएगा, ये Cl नेगेटिव जो है ऐसा आ गया निकिल के पास। हम अभी Cl नेगेटिव का चार्ज नहीं लगा रहे हैं, लेकिन ये Cl नेगेटिव है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। अच्छा, एक और Cl नेगेटिव यहाँ लिख देते हैं। अब हम एक ही लोन पेयर इसका दिखाएंगे जो कि ये मेटल को डोनेट करने वाला है। ध्यान दीजिएगा कि जो भी लिगेंड्स होते हैं उनको मेटल ऐसे ही नहीं जोड़ता है, मेटल को कुछ फायदा होता है। मेटल जो है हर लिगेंड से लोन पेयर एक्सेप्ट करता है। वो बोलता है कि आपको मेरे साथ बॉन्ड बनाना है कि तो आपको मेरे को एक लोन पेयर डोनेट करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए ये सारे जो लिगेंड्स हैं ये लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं मेटल को, और मेटल जो है ये लोन पेयर्स को अपने पास रख लेगा। मेटल के पास मैंने जैसे आपसे कहा था कि ट्रांजिशन मेटल ही क्यों, तो ट्रांजिशन मेटल में बच्चों वैकेंट d ऑर्बिटल्स होते हैं एंड इन दीज ऑर्बिटल्स इट कैन इजीली एक्सेप्ट द लोन पेयर्स डोनेटेड बाय द लिगेंड्स और एनी अदर ग्रुप। लिगेंड्स कह सकते हैं, यू कैन कॉल इट लेविस बेसिस। तो जितने भी लेविस बेस होते हैं वो लिगेंड का बिहेव कर सकते हैं। They can donate a lone pair to the central metal atom or ion and make a coordinate bond with it। इसीलिए इन कंपाउंड्स को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहते हैं, क्योंकि there is coordinate bond between the ligand and the metal and the direction of the coordinate bond is towards the acceptor which acts as Lewis acid, है ना। याद आ रहा है अब तो धीरे धीरे। ये जो दे रहा है दैट इज लेविस बेस, जो ले रहा है दैट इज लेविस एसिड, जो ले रहा है एक्सेप्टर, जो दे रहा है डोनर, जो ले रहा है इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग, जो दे रहा है न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग। ये सब हमने पिछले जो 11th के टॉपिक्स थे वहाँ से ले लिया। अब हम समझ गए कि there is a coordinate bond between the ligand and the metal and ligands are actually groups of atom। आप कह सकते हैं these are ions or group of atoms which can donate a lone pair to the central metal atom or ion। तो ligands की definition बहुत अच्छे से लिख दीजिए। These are group of atoms or ions which can donate a lone pair of electron to the central metal atom or ion and make coordinate bond with it। ये हो गई ligands की definition। ध्यान रखिएगा ligand वही हो सकता है जिसके पास lone pair होता है।
जिसका खुद का ऑक्टेट पूरा होता है। ऐसा नहीं कि मेरे पास तो खुद बाहर 6 इलेक्ट्रॉन है और मैं जो है किसी को दान देने चला हूँ, ऐसा नहीं होता है। जो भी देने वाला डोनर एटम होता है उसका खुद का ऑक्टेट पूरा होना चाहिए और लोन पेयर के फॉर्म में उसके पास इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लिगेंड। Ligands are the ions or group of atoms which can donate a lone pair of electron to the central metal atom or ion and makes coordinate bond with it। अब ये हमको बिल्कुल क्लियर हो गया, हम समझ गए कि ligands क्या होते हैं। अब ligands बहुत सारे हो सकते हैं। देखिए यहाँ तो आपने Cl नेगेटिव को ligand लिया था, इसके अलावा लिगेंड्स जो हैं आपके NH3 हो सकते हैं। इसमें डोनर एटम इज अमोनिया। वाटर कैन ऑल्सो एक्ट एज Lewis base or it can act as ligand because oxygen possess a lone pair of electron। Cl नेगेटिव तो है ही है, Br नेगेटिव भी होता है, I नेगेटिव भी होता है, F नेगेटिव भी होता है। तो there are different types of ligands which can be used in the coordination compounds। अब हम आते हैं अपने दूसरे बात पर। देखिए आपका जो कंपाउंड है उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि जितने भी लिगेंड आप यूज़ करें वो सब एक जैसे हों। जैसे मैंने यहाँ देखिए एक कंपाउंड लिया है CO NH3 और यहाँ मैंने Cl2 लिख दिया। तो यहाँ लिगेंड्स जो है वो आप ध्यान देंगे अलग अलग हैं। यहाँ अमोनिया भी एक लिगेंड है और Cl जो है वो भी एक लिगेंड है। तो लिगेंड के लिए ऐसा नहीं है कि कंपाउंड जो है उसमें मेटल के साथ सिर्फ एक तरीके के लिगेंड्स जुड़ सकते हैं। मैं अगर आपको यहाँ पर एक ऐसे ही एग्जांपल दूँ, N अगर मेटल है तो यहाँ पर A B C D E F इतने सारे अलग तरीके के लिगेंड्स भी हो सकते हैं, सभी अलग, है ना। तो यहाँ कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं होती है कि लिगेंड्स जो है वो सेम रहते हैं, लिगेंड्स में भी डिफरेंट। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। अब टाइप्स ऑफ लिगेंड्स में देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड्स अकॉर्डिंग टू देयर चार्जेस। जैसे हमारे पास जो Cl था उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, तो Cl हो गया एनायनिक लिगेंड, इनको हम बोलते हैं नेगेटिव लिगेंड। अच्छा, जो ऐसे लिगेंड्स हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज कैरी नहीं हो रहा, दे आर कॉल्ड पॉजिटिव न्यूट्रल लिगेंड्स। और कुछ ऐसे भी होते हैं लिगेंड्स जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो दे आर कॉल्ड पॉजिटिव लिगेंड्स। तो ये लिस्ट हम लिख लेंगे बच्चों, एक पूरी लिस्ट कि एनायनिक लिगेंड्स कौन से हैं, कैटायनिक और न्यूट्रल लिगेंड्स कौन से हैं। लेकिन उससे भी पहले अभी हम आते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड्स, बाइडेंटेट लिगेंड्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अपन आज स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग हमारी अभी के लिए है टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस और लिगेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर डोनर साइट। टाइप्स ऑफ लिगेंड्स on the basis of donor site। बहुत important। monodentate ligands, bidentate ligands, tridentate ligands, tetradentate ligands and polydentate ligands। इसमें पॉलीडेंटेट में हम जो ले रहे हैं वो हेक्साडेंटेट ले रहे हैं, हेक्साडेंटेट लिगेंड्स। अब ये टॉपिक तो हमने लिख लिया, लेकिन इसका मतलब क्या होता है ये हमको थोड़ा सा समझना होगा। तो यहाँ आप देखें एग्जाम्पल से समझेंगे और बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने यहाँ गड़बड़ की तो फिर आपका चैप्टर थोड़ा सा वीक हो जाएगा। तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा।
सबसे पहले हमारे पास देखिए अमोनिया है, अमोनिया एक लीगेंड है, इसके पास एक ही लोन पेयर है। साइनाइड है, इसके पास एक लोन पेयर होता है। Cl है, इसके पास एक लोन पेयर होता है। वाटर में ऑक्सीजन के ऊपर एक लोन पेयर होता है। आप कहेंगे कि मैडम मैंने अभी देखा था, आपने लिखा था Cl के ऊपर 4 लोन पेयर्स थे। अभी आप बोलेंगे मुझे याद है मैंने ही पढ़ाया। देखिए ध्यान दीजिएगा, भले ही क्लोरीन के ऊपर 4 लोन पेयर्स हैं, लेकिन जब ये मेटल के साथ अटैच होगा तो ये मेटल को सिर्फ और सिर्फ एक ही लोन पेयर डोनेट करेगा। ऐसा कोई भी लीगेंड जिसके ऊपर एक डोनर साइट होती है, विच हैज ओनली 1 डोनर साइट और विच कैन डोनेट ओनली अ 1 लोन पेयर, इज कॉल्ड मोनोडेंटेट लिगेंड्स। अब अगर Cl के ऊपर 4 पेयर दिखते हैं तो वो चारों नहीं देगा आपको, एट ए टाइम वो एक ही देगा। जैसे सपोज आपने अभी NiCl4 बनाया था, NiCl4 में जो Cl है तो Cl एक ही लोन पेयर दे सकता है। आपको अगर ज़्यादा लोन पेयर चाहिए तो आप ज़्यादा Cl लगाइए, लेकिन आपको जो है एक ही लोन पेयर, एक एटम एट ए टाइम देगा। अब जैसे अमोनिया है, अमोनिया के N के ऊपर लोन पेयर है तो ये एक बार में एक ही लोन पेयर आपको देगा, तो ये मोनोडेंटेट हुआ। तो दोज लिगेंड्स विच हैव ओनली 1 डोनर साइट, देने का स्थान उनके पास एक है, एंड विच कैन डोनेट ओनली 1 लोन पेयर आर कॉल्ड मोनोडेंटेट लिगेंड्स, एंड दीज आर द एग्जाम्पल्स। तो ये आपके एग्जाम्पल हो गए NH3, Cn नेगेटिव, Cl नेगेटिव, है ना। इंजन के ऊपर चार्ज होता है, मैं चार्ज लगा दे रही हूँ, F नेगेटिव, Br नेगेटिव, NC नेगेटिव, ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो हम जब आपको चार्जेस के ऊपर लिगेंड्स के टाइप्स बताएंगे तो हम आपके लिए पूरी लिस्ट बना देंगे। अभी फिलहाल यहाँ पर मोनोडेंटेट लिगेंड ये रहा। अब आते हैं हम लोग बाइडेंटेट लिगेंड्स पर। बाइडेंटेट लिगेंड्स आप समझ ही गए होंगे कि अगर कोई ऐसा लिगेंड है जिसके पास 2 डोनर साइट है, जिसके पास देने के स्थान 2 हैं, जहाँ से 2 लोन पेयर हमें मेटल के लिए मिल सकते हैं, उसे कहते हैं बाइडेंटेट लिगेंड। ध्यान से देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए मैं आपके लिए स्टार्ट करती हूँ। ये मेरे पास एक लिगेंड है, इसका नाम है ऑक्सलेट। दिस इज ऑक्सलेट लिगेंड। इस ऑक्सलेट लिगेंड में आप देखिए O के पास, ये वाले O के पास एक डोनर साइट है और ये वाले O के पास एक डोनर साइट है। अगर ये लिगेंड हमारे निकिल में जुड़ गया तो निकिल का तो बड़ा फायदा है कि एक ही लिगेंड लगाया और उसे 2 लोन पेयर्स का फायदा हो गया। तो देयर आर सर्टेन लिगेंड्स विच हैव 2 डिफरेंट डोनर साइट्स एंड दीज लिगेंड्स कैन डोनेट 2 लोन पेयर्स फ्रॉम 2 डिफरेंट एटम्स। ध्यान रखिएगा, एक ही एटम 2 लोन पेयर नहीं देगा, इट विल पोजेस 2 डिफरेंट एटम्स from which it can donate lone pair to the central metal atom or ion. तो दिस इज ऑक्सलेट। अब हम इतना बड़ा ऑक्सलेट नहीं लिखना चाहते हैं, तो ऑक्सलेट का एक सिंपल सा ये ऑक्सलेट लिगेंड है, इसके लिए OX भी लिखते हैं। तो हम यहाँ देखिए एक और OX ले रहे हैं और ये OX के दोनों डोनर साइड से हमने लोन पेयर ले लिया। तो ये जो है चीज़ों को सिंप्लीफाई करने का तरीका है। अगर कभी ऐसा किसी ने लिखा है तो उसका यही मतलब है, बिल्कुल ये दोनों चीज़ें सेम है। तो ऑक्सलेट आयन एक हो गया हमारा जो कि बाइडेंटेट लिगेंड है। तो दीज आर लिगेंड्स विच हैव 2 डिफरेंट डोनर साइट्स एंड दे कैन डोनेट 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द सेंट्रल मेटल एटम और आयन। इसके अलावा और कोई होता है तो इसके अलावा भी होते हैं, जैसे आपके पास देखिए इसको हम बोलते हैं इथिलीन डायमीन। ये इथिलीन डायमीन है, इसमें N के ऊपर 2 लोन पेयर्स हैं, तो ये दोनों अपने अपने लोन पेयर्स जो है दे सकते हैं। और मेटल जो है बच्चों, यहाँ आप देख पा रहे हैं ये NH2 के ऊपर भी एक लोन पेयर है, इस NH2 के ऊपर भी एक लोन पेयर है। तो यहाँ आपने मेटल को अगर लगा दिया तो 2 उसको लोन पेयर मिलेंगे। इसका शॉर्टकट क्या है सिंबल, जिसको हम लिख दे तो हमें इतनी मेहनत ना करनी पड़े, इट इज़ EN। आप इथिलीन डायमीन इसका नाम है और इसको शॉर्टकट में EN लिखते हैं। अब ये जो मेटल है ये हम चाहें तो इसको एक और EN भी दे सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ एक और EN आ गया। आपका ये कॉम्प्लेक्स जो है इस तरीके से आप बना सकते हैं। अब मेरे को एक बात बताइए, अगर मुझे मेटल को
6 लोन पेयर्स देने हैं, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने हैं, तो कितने मोनोडेंटेट लिगेंड्स उसमें हमें अटैच करने पड़ेंगे? तो हमें अगर 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने हैं, 6 लोन पेयर्स मेटल को चाहिए, तो मोनोडेंटेट लिगेंड्स हमें लगेंगे 6, है कि नहीं? 6 मोनोडेंटेट लिगेंड्स विल बी रिक्वायर्ड टू मेक 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स विद मेटल। और अच्छा, अगर हमारे पास बाइडेंटेट लिगेंड है तो बाइडेंटेट लिगेंड्स हमें कितने लगाने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू गिव 6 लोन पेयर्स टू द मेटल? तो हमें बाइडेंटेट लिगेंड्स लगाने पड़ेंगे 3, क्योंकि एक लिगेंड 2 लोन पेयर्स देता है। ये आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, है ना? अब इसी में हम थोड़ा सा आपको एक और नई चीज बताते हैं। बाइडेंटेट लिगेंड्स हमारे चल रहे हैं। एक लिगेंड्स को हम लोग कहते हैं कीलेट लिगेंड्स। इसको किसी हेडिंग के अंतर्गत क्लासिफिकेशन में हम नहीं लिख सकते, ये एक सेपरेट टॉपिक है। कीलेट, कील का मतलब होता है बच्चों क्लॉ, चिड़िया का जो पंजा होता है ना, क्लॉ, कील। ये जो कीलेट कंपाउंड्स होते हैं, इसको कुछ लोग प्रोनाउंसिएशन में चीलेट बोलते हैं, इट इज नॉट चीलेट, इट इज कीलेट। तो ये जो कीलेट कंपाउंड लिगेंड्स होते हैं, ये होते क्या है? अब आप सपोज करिए, अगर मेरे पास एक मेटल है और मेटल को जो Cl है वो अगर लोन पेयर दे रहा है, तो वो एक ही लोन पेयर देता है, तो वो इस तरीके से अटैच होगा, क्लियर? लेकिन अगर एक मेटल है और उसको एक बाइडेंटेट लिगेंड जो है वो लोन पेयर दे रहा है, तो वो कैसे अटैच होगा? देखिएगा, ये यहाँ 2 एंड है, दोनों तरफ से एटम्स इसको लोन पेयर दे रहे हैं, तो ये ऐसे अटैच होगा, ऐसे, है ना, इस तरीके से, ऐसे। बाइडेंटेट लिगेंड कैसे पकड़ेगा मेटल को? ऐसे पकड़ेगा, क्योंकि उसके पास 2 तरफ से लोन पेयर आ रहा है। अच्छा, अब आप सपोज करिए आपने ट्राइडेंटेट नहीं पढ़ा है, लेकिन आप इमेजिन करिए कि अगर आपके पास मेटल है और उसको एक ट्राइडेंटेट लिगेंड है, तो उसके पास नो डाउट 3 डोनर साइड्स होंगी, तो इट विल होल्ड द मेटल लाइक दिस, क्लियर? 3 तरफ से पकड़ लेगा, तो किसकी होल्ड ज्यादा मजबूत होगी? ग्रेटर द नंबर ऑफ डोनर साइड्स, ग्रेटर विल बी द कहना चाहिए बॉन्डिंग बिटवीन द मेटल एंड द लिगेंड। अगर आपका जो लिगेंड है वो अगर पेंटाडेंटेट है, 5 तरफ से वो लोन पेयर दे रहा है, तो मेटल को 5 तरफ से पकड़ लेगा। तो ऐसा कोई भी लिगेंड जो मेटल के साथ क्लोज्ड रिंग, अब आप देखिए जैसे बाइडेंटेट लिगेंड है, उसने मेटल के साथ ऐसा बना लिया, 2 तरफ से दिया, तो क्लोज्ड रिंग बन गई ना, मेटल के और लिगेंड के बीच में क्लोज्ड रिंग बन गई। यहाँ देखिए, आपको यहाँ समझ आएगा, ये देखिए मेटल और लिगेंड के बीच में क्लोज्ड रिंग बन गई। तो जब भी कोई लिगेंड मेटल के साथ क्लोज्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लेता है, तो हम उसे कहते हैं कीलेट लिगेंड। और ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को जिसमें कीलेट लिगेंड प्रेजेंट होते हैं, दे आर कॉल्ड कीलेट कंपाउंड्स। तो क्लियर, कीलेट कंपाउंड्स क्या होते हैं? इन विच कीलेट लिगेंड्स आर प्रेजेंट एंड दीज कीलेट लिगेंड्स फॉर्म अ साइक्लिक क्लोज्ड रिंग विथ मेटल। अब वो अगर 3 दे रहे होंगे तो ऐसा बन जाएगा, 4 दे रहे होंगे तो ऐसा बन जाएगा, 5 दे रहे होंगे तो जितना पंजा जो है चिड़िया का पौधे के ऊपर, पेड़ की टहनी के ऊपर पड़ता है ना, वो उसकी होल्ड, उसकी ग्रिप उसकी मजबूत हो जाती है कि नहीं? तो ये हमारा हो गया बच्चों बाइडेंटेट लिगेंड्स। इसके और भी एग्जाम्पल्स करते हैं अपन। हमारे अगले एग्जाम्पल जो बाइडेंटेट लिगेंड्स के लिए है वो हम यहाँ नोट करते हैं और उन्हें समझते हैं। देखिए, अगला हमारा बाइडेंटेट लिगेंड जो है उसको मैं यहाँ ड्रॉ कर देती हूँ। ये वाला N एक लोन पेयर देगा और ये वाला N एक लोन पेयर देगा। इसे 1,10 फिनेंथ्रोलीन कहते हैं, फिनेंथ्रोलीन। इसका शॉर्टकट होता है फिन। ये भी एक बाइडेंटेट लिगेंड हो गया। इसके अलावा ऐसा एक बाइडेंटेट लिगेंड, यहां से ये वाला N भी एक लोन पेयर दे सकता है, ये वाला N भी एक लोन पेयर दे सकता है। इसे बोलते हैं 2,2- डाइपिरिडिल। इसका शॉर्टकट हम ऐसे लिखते हैं DIPY। अगर आपके मेटल के साथ ये लिखा हुआ है तो हम इसे समझ जाएंगे कि आपने ये वाला लिगेंड जो है
वहाँ पर प्रेजेंट किया। अब आप ध्यान दीजिए कि आपका जो बायडेंटेट लिगेंड है वो यहाँ मैंने जितने लिखे हैं वो सारे बायडेंटेट लिगेंड सिमेट्रिकल बायडेंटेट लिगेंड मैंने लिखे हैं। अब सिमेट्रिकल बायडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं? तो जब भी आपके बायडेंटेट लिगेंड के दोनों डोनर एटम जो है वो सेम है, अगर जैसे आप देखिए ऑक्सलेट में भी सेम है, आपके इथिलीन डायमीन में भी सेम है, आपके 110 फिनेंथ्रोलीन में भी दोनों नाइट्रोजन के एटम ही डोनर है, यहाँ डायपिरिडिल में भी आपके दोनों नाइट्रोजन के एटम ही डोनर है, तो इट इज सिमेट्रिकल बायडेंटेट लिगेंड। अब कुछ इसका मतलब ऐसे भी होते हैं जो अनसिमेट्रिकल बायडेंटेट लिगेंड होते हैं, तो उसका एक एग्जांपल मैं आपके लिए यहाँ नोट करती हूँ, आप इसे ध्यान दीजिएगा। ये हमारे पास एक ग्लाइसिन हमारे पास एक लिगेंड है। ये आप देखिए ग्लाइसिन में ऑक्सीजन एक लोन पेयर देता है और नाइट्रोजन एक लोन पेयर देता है, यहाँ से देता है नाइट्रोजन और यहाँ से देता है ऑक्सीजन। अब आपका जो बायडेंटेट लिगेंड है, ध्यान दीजिए कि एक ऑक्सीजन उसमें डोनर एटम है और एक है नाइट्रोजन। तो जब आपका बायडेंटेट लिगेंड जो है ऐसा हो जिसमें कि दो डिफरेंट एटम्स आपके डोनर एटम्स हैं, डिफरेंट एटम्स आर डोनर एटम्स इन सेम लिगेंड, तो इट इज कॉल्ड अनसिमेट्रिकल बायडेंटेट लिगेंड। अब यहाँ हमारा ये बायडेंटेट लिगेंड हो गया। आपके लिए ट्राइडेंटेट लिगेंड आप समझ ही गए होंगे कि उसमें 3 डोनर साइट्स होती हैं और 3 डोनर साइट्स में से हमें 3 लोन पेयर मिल जाते हैं। सपोज कीजिए आपके मेटल को 6 लोन पेयर्स चाहिए और आपके पास ट्राइडेंटेट लिगेंड है, तो आपको कितने लिगेंड्स लगाने होंगे? तब ऐसी स्थिति में आपको लगाने होंगे 2 लिगेंड्स, क्योंकि एक दे रहा है 3 लोन पेयर्स, तो 2 लिगेंड्स आपको दे देंगे 6 लोन पेयर्स। ट्राइडेंटेट लिगेंड का एग्जाम्पल हम यहाँ लिखते हैं। ये सारे एग्जाम्पल आप अच्छे से वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। NH2 CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH2। इसका नाम है डाई इथिलीन। 2 इथिलीन है, देखिए CH2 CH2 2 है ना, ये इथिलीन है, ये भी इथिलीन है, डाई इथिलीन और ये ट्राई अमीन। तो ये डाई इथिलीन ट्राई अमीन है। इसमें कितने डोनर साइट्स हैं? इसमें है 3 डोनर साइट्स, यहाँ से भी मिल सकता है आपको, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो ये ट्राइडेंटेट लिगेंड, और इसमें लिखने का शॉर्टकट ऐसा है, इसे डाई-एन कहते हैं। क्लियर? ये स्ट्रक्चर जो है थोड़ा सा टिपिकल है, आप इसको इस तरीके से बनाइएगा। ऐसे आप 3 रिंग्स बना दीजिएगा बच्चों, और फिर आप इनको इस तरीके से लिंक कर देंगे। एक डोनर एटम ये नाइट्रोजन हो गया, एक ये हो गया और तीसरा ये हो गया डोनर एटम। इस कंपाउंड का नाम है 2,2-2" टरपाइरिडीन। ठीक है, और आप इसका शॉर्टकट ऐसा लिखते हैं, टरपाई। तो ये आपके ट्राइडेंटेट लिगेंड्स हो गए। अब आप बच्चों यहाँ तक अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, अच्छे से आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगली क्लास में इसमें और भी बहुत अच्छी चीज़ें हम पढ़ेंगे, और ये चैप्टर जैसे मैंने बताया बहुत स्कोरिंग है, तो आप इसको पकड़ के चलिएगा और ये आपको ज़रूर अच्छे मार्क्स दिलवाएगा।